गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम सेट्स करने वाले हैं। सेट्स में एक टॉपिक होता है वेन डायग्राम। तो पहले हम वेन डायग्राम समझेंगे कि वेन डायग्राम होता क्या है। देखिए ध्यान से, वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम क्या है, देखिए सेट्स के बीच का जो ऑपरेशन होता है, जैसे यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, बट नॉट ऑपरेशन हो गया, अगर इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दे, ग्राफ बनाकर हम या फिर डायग्राम बनाकर हम उसको रिप्रेजेंट कर दे, उसी को हम वेन डायग्राम कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दो सेट दिया गया है, कोई दो सेट है ए एंड बी। हमारे पास क्या है, हमारे पास दो सेट है। तो अब अगर दो सेट है तो सबसे पहले एक बॉक्स हमें बनाना है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना होता है। अब ये रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स यूनिवर्सल सेट है। ये जो आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स है, रेक्टेंगल की तरह होता है, स्क्वायर भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। इसलिए हम एक कॉर्नर में क्या लिख देंगे, यू लिख देंगे। ये क्या है, इस बॉक्स के अंदर यूनिवर्स के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है। अब ए और बी दो सेट्स दिए गए हैं, तो हमें क्या करना है, दो सर्कल बनाना है। हमें क्या करना है, दो सर्कल बनाना है। ये क्या है आपका ए और ये आपका क्या है बी। ये हो गया, ये दो सेट हो गया। ठीक है। अब अगर ये दो सेट हो गया तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ये ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है। मतलब कि ये वाला जो पार्ट है, इसको जिसको हम डार्क कर रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है, ये ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो ए में भी होंगे और बी में भी होंगे। मतलब कि कॉमन होंगे ए और बी में। तो अगर कॉमन है तो उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। मतलब ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी को कहेंगे। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला कौन सा, ध्यान से देखिएगा, ये वाला पार्ट। अब ये वाला पार्ट क्या है, इसको हम, ये ऐसे एलिमेंट्स है ए के जो बी में नहीं है। देखिए ध्यान से, ये वाला पार्ट, इसको हम नहीं ले रहे हैं, इसको नहीं ले रहे हैं, सिर्फ ये वाला पार्ट ले रहे हैं। तो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं, ए के ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बी में नहीं है। इसका मतलब ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको ऐसे ही तो लिखते हैं, ए बट नॉट बी। ए बट नॉट बी का मतलब ही होता है ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। तो ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, इसको नहीं लेना है, इसको नहीं, ध्यान दीजिएगा, इसको नहीं लेना है, ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, तो ए बट नॉट बी हो जाएगा। सेम इसी तरीके से ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला क्या हो जाएगा, बी बट नॉट ए। मतलब कि बी के वो एलिमेंट्स, ये वाला बी के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बी बट नॉट ए हो जाएगा। ठीक है। अब हम शेडेड पार्ट देख रहे हैं, यहां पर अगर हम इसको शेड कर देते हैं, ये शेडेड पार्ट। अब ये शेडेड पार्ट क्या है, शेडेड पार्ट जो है वो ए और बी के सारे एलिमेंट्स हैं। ध्यान से देखिए, ए और बी के हमने क्या कर लिया, सारे के जो कॉमन है उसको भी ले लिया, जो कॉमन नहीं है उसको भी ले लिया, मतलब कि सारे के सारे एलिमेंट्स ले लिए। तो जब ऐसा हम सारे के सारे एलिमेंट्स लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनियन ऑफ अ सेट। तो यहां लिख देंगे शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट आपका क्या है, ए यूनियन बी। ये क्या है, ए यूनियन बी, मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट्स को हमने कंबाइन कर दिया है, हमने ले लिया है, तो क्या होता है, ए यूनियन बी। अब आपका एक बच गया अनशेडेड पार्ट। अनशेडेड पार्ट, अब अनशेडेड पार्ट क्या है, देखिए अनशेडेड पार्ट है कि ए यूनियन बी को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स अनशेडेड पार्ट है। अनशेडेड पार्ट मतलब जिसको हम शेड नहीं कर रहे हैं, तो ये बाहर के वाले तो जो है हम इसको शेड नहीं कर रहे हैं। तो कौन से एलिमेंट्स को हमने शेड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ए यूनियन बी को हम छोड़ दे रहे हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स को हम शेड नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये है आपका ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट। ध्यान दीजिए, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता था, ए के एलिमेंट्स को हटा देना है, बाकी सारे एलिमेंट्स ले लेना है।
बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी के एलिमेंट्स को हटा देना है, बाकी सारे एलिमेंट्स ले लेने हैं यूनिवर्स के। तो वैसे ही ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को हटा देना है, इसको नहीं लेना है, बाकी सारे एलिमेंट्स लेना है। तो अनसेडेड पार्ट जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये छोटी सी चीज है आपका वेन डायग्राम, इसको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ही आसान होता है, एक बार में समझ में आ जाएगा आप लोगों को, थोड़ा सा बस ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। और क्या है कि और भी अलग अलग टाइप के वेन डायग्राम्स हमको बनाने के लिए मिलेगा। हमने क्या किया है, एक ही डायग्राम में सब कुछ कर दिया है। आपको हो सकता है कुछ अलग अलग ऑपरेशन दे दे और बोलेगा कि उसको सेट कीजिए, वेन डायग्राम बनाकर सेट कीजिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एक जैसे कि आपको बोल देगा कि ए बट नॉट बी सेड, या फिर आपसे बोल देगा रिप्रेजेंट ए बट नॉट बी इन वेन डायग्राम। अब ए बट नॉट बी को आपको रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम से, तो सीधी सी बात दो सेट है। तो हम यहां पर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना देंगे, उसमें दो सेट होने चाहिए। ये यूनिवर्सल सेट है, ये है ए और ये क्या है बी। सॉरी। तो ए बट नॉट बी दो सेट्स है, तो हमने यहां पर दो सेट्स बना दिया है। अब ए बट नॉट बी कहने का मतलब ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। तो ए के कौन से एलिमेंट्स बी में नहीं है, तो उसको सिर्फ शेड करना होगा आप लोग को। तो हम ये शेड कर देंगे, ये आपका क्या है, ये शेडेड पोर्शन क्या है, ये ऐसे एलिमेंट्स है, ए के ऐसे एलिमेंट्स है जो बी में नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ए बट नॉट बी कहेंगे इसको। ये आपका क्या होता है, ए बट नॉट बी होता है। ठीक है, तो अब क्या है कि कुछ हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं, कि जैसे हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे क्वेश्चंस आएगा तो हम वहां पर सेट्स हम कैसे यूज करेंगे। इसके पहले 2-3 फॉर्मूला है, वो 2-3 फॉर्मूला आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो पहले हम फॉर्मूला देखेंगे, फिर उस फॉर्मूले पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। तो फॉर्मूला से भी हम करेंगे और हम इसको वेन डायग्राम से भी हम कुछ क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करके देखेंगे, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हम वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो ध्यान से समझना है कि आपके लाइफ के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को हम कैसे करना है। तो सब अब क्या होता था कि अगर आपको कोई सेट गिवन होता था, कोई भी सेट अगर दिया हुआ है, तो सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है वो आपको दिया होता था। लेकिन अब क्या हम करेंगे, सेट के अंदर एलिमेंट्स नहीं होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन होगा कि उस सेट के अंदर इतने सारे एलिमेंट्स हैं। मतलब कि एक सेट है उसके 100 एलिमेंट्स है, उसके अंदर टोटल 100 एलिमेंट्स है। अब वो 100 एलिमेंट्स क्या क्या है वो हमें नहीं पता है, हमें इतना पता होगा कि उसके अंदर 100 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो ऐसे कर देगा, आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स देगा। तो मान लीजिए अगर आपको पहला फॉर्मूला जो आप लोगों को समझना है वो पढ़ना है, अगर आपको बोला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी निकालना है, मतलब कि ए और बी मिलाकर, ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ए और बी को अगर हम कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने से इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, अगर वो आपको पता करना है। तो वो हम कैसे पता करेंगे, वो हम पता करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। मतलब कि अगर हमें ए यूनियन बी के अंदर के टोटल एलिमेंट्स हमें पता करना है, तो हम क्या करेंगे, ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको यहां लिखेंगे, बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको यहां पर लिखेंगे, और यहां पर हम माइनस कर देंगे जो दोनों के बीच में कॉमन है। जो क्यों यहां पर कर रहे हैं, क्योंकि जब हम ए यूनियन बी निकालते हैं, ध्यान से देखिए, जब हम ए यूनियन बी निकालते हैं तो उसके अंदर ए के एलिमेंट्स आ जाते हैं और बी के एलिमेंट्स आते हैं, और जो दोनों में कॉमन है उसको सिर्फ एक ही बार लिखना होता है, दो बार नहीं लिखना है। अब ए और बी में जो कॉमन है वो तो ए में भी है और बी में भी है, तो उसको हमें एक बार लिखना होता है। लेकिन जब हम यहां लिख रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो वो जो कॉमन एलिमेंट्स है वो भी यहां पर आ गया एक बार, फिर जब हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो यहां पर भी वो कॉमन एलिमेंट्स आ गए, दो दो बार आ रहे हैं।
तो हमें 2 बार नहीं लेना है, हमें एक ही बार लेना है। इसलिए हम क्या करते हैं, एक बार नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 बार आ गया था, एक बार हमने माइनस कर दिया तो एक ही बार बचेगा, मतलब कि ये टोटल निकल कर आ जाएगा क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी निकल कर आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला तो आप लोगों को तब यूज करना है जब आपके पास 2 सेट हो, ए और बी। अगर आपके पास 3 सेट है तब हम क्या करेंगे, अगर आपको दे रखा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, ये अगर दे रखा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले सिंगल सिंगल सेट्स वालों को ऐड करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। फिर सिंगल सिंगल वालों को हमने क्या किया है, सिंगल सिंगल सेट वालों को ऐड किया है। अब दो दो सेट के इंटरसेक्शन को माइनस करना होता है, यहां पर लिखेंगे माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहां लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी। ये दो दो सेट्स के इंटरसेक्शन को माइनस किया है और लास्ट में हमें क्या करना होता है, तीनों सेट्स के इंटरसेक्शन को प्लस करना होता है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी पता करने का। कोई जरूरी नहीं कि आपको यही पता करना हो, ये इतने सारे टर्म्स दे रखे हैं, इसमें से कोई भी अगर पता करना हो और बाकी सबकी वैल्यूज हमें पता हो तो हम पता कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको ए यूनियन बी दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी दे रखा है और ये दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पता करना है, बाकी सबको इधर भेज देंगे, ये हमें पता चल जाएगा, बाकी सबकी वैल्यूज रखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पता चल जाएगा। तो ये दो फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे सेट्स के। और भी बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं लेकिन बोर्ड्स के लिए आप लोगों को इतना ही है। जब हम जेई के पार्ट्स, जेई पोर्शंस करेंगे तो जेई में तो काफी फॉर्मूलाज होते हैं। ध्यान से देखिए जहां पर बोर्ड्स खत्म होता है वहां से जेई स्टार्ट होता है, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि जेई टोटली डिफरेंट होता है। बहुत ही हमें डेप्थ में जाना पड़ेगा, बहुत ही डेप्थ में जाकर ही हर एक चीज को समझना पड़ेगा। तो जब हम जेई का पोर्शन स्टार्ट करेंगे तो उसमें बहुत सारी आइडेंटिटीज, बहुत सारी प्रॉपर्टीज, बहुत सारा फॉर्मूला आप लोगों को याद करना पड़ेगा, वहां पर समझना पड़ेगा। तो अभी हम सिर्फ बोर्ड्स का ही कर रहे हैं, ज्यादा हम जेई पे फोकस नहीं कर रहे हैं। कुछ समय के बाद, कुछ दिनों में या फिर 1 महीने के बाद हम जेई का भी पोर्शन यहाँ पर मैं अपलोड करता रहूंगा, तो आप लोग वहां से उसको देख सकते हैं। तो अभी क्या करना है आप लोगों को, सिर्फ ए यूनियन बी और ये ए यूनियन बी यूनियन सी, 2 सेट्स और ये 3 सेट्स, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे दे रखा है इन अ ग्रुप ऑफ 400 people, $250 can speak Hindi and 200 speak English. How many people can speak both हिंदी एंड इंग्लिश? ये क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए इसको हम सेट्स के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना है। पहले दे रखा है आपको इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, मतलब कि एक ग्रुप है, उस ग्रुप में कितने लोग हैं, 400 लोग हैं उस ग्रुप के अंदर, 400 लोग हैं, ठीक है। उसमें से बोला है 250 कैन स्पीक हिंदी, मतलब कि 250 लोग तो हिंदी बोलते हैं। फिर बोला है एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, 250 तो हिंदी बोलते हैं और 200 लोग क्या होते हैं, 200 लोग इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। तो आपसे बोला है हाउ मेनी पीपल स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब कि कितने लोग ऐसे हैं कि जो दोनों ही लैंग्वेज बोलते हैं। कुछ तो ऐसे होंगे उसके अंदर जो दोनों ही बोलते होंगे। तो ध्यान से देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या करना है, पहले हम यहां पर मान लेंगे लेट
नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी is number of elements in H. Let number of people who speak in Hindi is number of elements in H. H का मतलब हिंदी हमने ले लिया, ठीक है। फिर यहाँ पर ले लेंगे let number of people who speak English is number of elements in E. ये हो गया, मतलब कि जो इंग्लिश बोलने वाले हैं उसको हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई ऐसे डिनोट कर रहे हैं। इसको हम कैसे पढ़ते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच, ये हम पढ़ते हैं। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच आपका कितना दे रखा है? 250, मतलब 250 लोग ऐसे हैं जो कि हिंदी बोलते हैं। 250 लोग हिंदी बोलते हैं और दो जो आपका इंग्लिश बोलने वाले हैं, इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं? 200 हैं। 200 पीपल कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। अब इंग्लिश बोलने वाले 200 और हिंदी बोलने वाले 250। अब हमें क्या पता करना था? हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। अब ये एंड का मतलब क्या है, ये चीज ध्यान रखना आप लोगों को। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। अगर हम बोलते हैं आपसे कि नंबर ऑफ पर्सन्स हु स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब कि आपको पता करना है कि ऐसे कितने लोग हैं जो हिंदी भी बोलते हैं एंड इंग्लिश भी बोलते हैं, मतलब कि हिंदी भी बोल रहे हैं और इंग्लिश भी बोल रहे हैं। एंड यहाँ पर हम हिंदी में अगर बोले तो उसको और बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में अगर हम बोले तो वो नंबर ऑफ पर्सन्स हु स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश। अब एंड का मतलब क्या होना चाहिए? हिंदी भी बोलना चाहिए और इंग्लिश भी बोलना चाहिए। तो अगर हिंदी भी बोलना चाहिए और इंग्लिश भी बोलना चाहिए, मतलब कि उनका बीच का कॉमन लोग जो दोनों बोल रहे हैं उनके बीच का कॉमन पार्ट पूछ रहा है, इसका मतलब इंटरसेक्शन पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या पूछा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये आपसे पूछा है। और इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, टोटल कितने लोग हैं? 400 लोग हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच यूनियन ई इज इक्वल टू 400, ये आप लोग को दे रखा है। ये पैरामीटर्स आप लोगों को दे रखे हैं। ये क्यों दे रखा है? क्योंकि टोटल लोग जो थे वो या तो हिंदी बोल रहे हैं या तो इंग्लिश बोल रहे हैं। तो टोटल जो थे वो 400 थे। अब आपको पता करना है कि दोनों लैंग्वेज बोलने वाले कैसे हैं। तो हम सीधी सी फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हिंदी यूनियन इंग्लिश। कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हिंदी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंग्लिश, और यहां पर क्या करते हैं? माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी। ऐसे ही तो करते हैं, यही वाला तो फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था। जब दो सेट्स है तो ऐसे हम निकालते हैं। अब इसका वैल्यू दे रखा है 400, रख देंगे यहां पर 400 इज इक्वल टू, हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं? 250। इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं? 200। और ये तो हमें पता करना है। ध्यान रखिएगा, सेट्स में जब भी आपको एंड बोलेगा, हिंदी एंड इंग्लिश, तो हिंदी एंड इंग्लिश कहने का मतलब हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश। और जब भी और बोलेगा हिंदी और इंग्लिश, मतलब या तो हिंदी बोलते हो या तो इंग्लिश बोलते हो, इसका मतलब यूनियन होता है, यूनियन। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब समझना है पहले। अगर हम बोलते हैं हिंदी एंड इंग्लिश, इसका मतलब हिंदी भी बोलना चाहिए, इंग्लिश भी बोलना चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ? जो हिंदी भी बोलना चाहिए और इंग्लिश भी बोलना चाहिए, इसका मतलब कॉमन एलिमेंट्स हमें निकालना है जो दोनों बोल रहे हैं। और अगर आपसे बोल दे हिंदी और इंग्लिश, अब हिंदी और इंग्लिश का मतलब ये हो गया कि या तो हिंदी बोले या तो इंग्लिश बोले या तो दोनों ही बोले, तो उसका मतलब क्या होता है? यूनियन होता है। तो ये चीज हम लोग को दे रखा है, यहां से इसको हमें पता करना है। 250 प्लस 200 कितना हो जाएगा? 450। 450 को अगर हम इधर भेजते हैं तो ये हो जाएगा 400 माइनस 450 इज इक्वल टू माइनस इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी, ये हो गया। और इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस 50 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एच, ये हो गया। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एच जो हो जाएगा वो हो जाएगा 50। मतलब कि इंग्लिश और हिंदी जो दोनों बोलते थे वो कितने लोग हैं? 50 लोग ऐसे हैं, 50 लोग ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल है इस टाइप के क्वेश्चन। बस आप लोगों को क्या करना है? फॉर्मूला पता रखना है, फॉर्मूला पता होना चाहिए
और क्वेश्चंस को पहले अच्छे से समझना कि क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है। एक बार समझ में आ गई ये क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है, फिर आंसर्स तो आराम से निकल जाते हैं। अभी हम और भी क्वेश्चंस करेंगे और भी थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये तो हम सोच कर ही बता सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन लेते हैं जिसको हम करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, तो पहले इसको समझिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया है, इन अ ग्रुप ऑफ 65 people, in a group of 65 people, 40 like cricket, 40 like cricket, 10 like both cricket, 10 like both cricket and tennis, how many like tennis only, how many like tennis only and not cricket. And not cricket. ये आप लोगों को बोला है इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। तो क्वेश्चंस को पहले बहुत ध्यान से समझना है, एक बार समझ में आ जाए उसके बाद उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से भी सॉल्व करने वाले हैं और हम फॉर्मूले से भी करने वाले हैं। सबसे पहले ये चीज आप लोगों को समझना पड़ेगा, यहां पर बोला है हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट का मतलब हो गया, अगर हम इसको हम वेन डायग्राम से ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखिएगा, कितने गेम्स है यहां पर, टेनिस और क्रिकेट है। अगर ये टेनिस मान लेते हैं इस सेट को और इसको क्रिकेट मान लेते हैं तो आपसे बोला है कि टेनिस ओनली, जो सिर्फ टेनिस खेलते हैं क्रिकेट नहीं खेलते। तो सिर्फ टेनिस खेलने वाले और क्रिकेट नहीं खेलने वाले यही तो है, ये जिसको डार्क किया जा रहा है यही तो है, क्योंकि ये वाला तो हम ले नहीं सकते। ये वाला अगर लेंगे तो ये टेनिस भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, और हमें क्या पता करना है कि जो सिर्फ टेनिस खेलते हैं, सिर्फ टेनिस खेलते हैं, जो क्रिकेट नहीं खेलते वो पता करना है। मतलब कि ये डार्क पोर्शन, ये वाला पार्ट पता करना है, ये डार्क किया हुआ पार्ट हमें पता करना है, ठीक है। अब क्या है कि कुछ जितने भी वैल्यूज देते हैं दिए हुए हैं उसको देखते हैं। आपसे बोला इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, टोटल जो ग्रुप है वो उसमें कितने लोग हैं, टोटल 65 पर्सन है। मतलब कि टोटल ये जो यूनिवर्सल सेट है टेनिस और क्रिकेट, टेनिस और क्रिकेट खेलने वाले वो टोटल 65 पर्सन है, 65 लोग हैं, ठीक है, 65 लोग हैं। उसमें से बोला है 40 लाइक क्रिकेट, 40 लोग ऐसे हैं जिनको क्रिकेट खेलना पसंद है। अब 40 लोग को क्रिकेट खेलना पसंद है तो इसमें से कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिनको टेनिस भी खेलना पसंद होगा। तो वैसे कितने लोग हैं, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। मतलब कि 10 लोग जो हैं, देखिए 10 लोग ऐसे हैं जिनको टेनिस भी खेलना पसंद है और क्रिकेट भी खेलना पसंद है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब यहां पर बोला है कि 40 लाइक क्रिकेट, 40 लोग ऐसे हैं जिनको क्रिकेट खेलना पसंद है। तो क्रिकेट वाले तो ये पूरे के पूरे हैं ना, ये पूरे के पूरे हैं। 40 लोग ऐसे हैं जिनको क्रिकेट खेलना पसंद है। तो अगर हमने 10 यहां पर लिख दिया, 10 यहां पर लिखा, तो यहां पर कितने बचे, यहां पर तो 30 बचे, क्योंकि टोटल क्रिकेट में कितने लोग होने चाहिए, 40 लोग होने चाहिए। 10 पहले से ही यहां पर है तो यहां पर कितने होने चाहिए, 30 हो गया, ठीक है। अब यहां पर बोला है हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, मतलब कि जिनको टेनिस सिर्फ खेलना पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है। तो हमें पता है कि इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, टोटल कितने लोग हैं, 65 पर्सन है, 65 लोग हैं। तो अगर 30 यहां पर हो गए,
यहाँ पर 10 हो गए तो ये कितना हो गया 40, 40 लोग हो गए। अब अगर 40 हो गए तो बचे कितने 25, तो 25 ये जो है वो तो टेनिस ही खेलते खेलते होंगे ना। ठीक है, और ये भी आप लोगों को ध्यान देना है, देखिए ये क्वेश्चन जो है आपके बुक में आधा अधूरा दे रखा है, यहां पर एक थोड़ा सा और ऐड होना चाहिए, each person plays either of the games, मतलब कि हर एक को कम से कम एक गेम तो खेलना ही है। ये भी क्वेश्चन में आपको देगा, जब बोर्ड एग्जाम आप लोग देंगे या फिर जब भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम्स में, तो आपको ऐसे लास्ट में लिखकर ये देगा कि ईच पर्सन प्लेज आइदर ऑफ द गेम्स, मतलब कोई भी एक गेम तो खेलना जरूरी है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अगर ये पार्ट नहीं लिखा है तो कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ना टेनिस खेलते हो ना क्रिकेट खेलते हो, तो हम तो ये आंसर पता ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको क्या बोलेगा यहाँ पर कि ईच पर्सन प्लेज आइदर ऑफ द गेम्स, इसका मतलब कि हर एक जो लोग हैं, ये जो 65 लोग हैं, इसमें से या तो टेनिस खेलेंगे या तो क्रिकेट खेलेंगे या तो दोनों गेम्स खेल सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ गेम खेलना है, खेलते हैं। तब हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि टोटल 65 लोग हैं। यहाँ पर 30 क्या है, ये 30 जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, टेनिस नहीं खेलते। ये 30 क्या है, 30 आर द पर्सन, आर द पीपल हु प्ले ओनली क्रिकेट नॉट टेनिस। ठीक है, और ये 30 प्लस 10 अगर हम कर दें तो 40 हो जाएगा। 40 आर द पर्सन हु प्ले क्रिकेट, ठीक है। 10 आर द पर्सन हु प्ले बोथ टेनिस एंड क्रिकेट, ये हो गया। फिर ये 30 प्लस 10 कितना हो गया 40, लेकिन टोटल 65 लोग थे तो बचे कितने लोग 25। 25 लोग क्या कर रहे होंगे, टेनिस ही तो खेल रहे होंगे। तो ये 25 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ टेनिस खेलते हैं, क्रिकेट नहीं खेलते। तो देखिए वेन डायग्राम से तो इजीली आ गया, लेकिन अब हमें पता करना है कि भाई हम फॉर्मूला से कैसे पता करेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट यही तो हमें पता करना है। और ये क्या है, टी बट नॉट सी। टी बट नॉट सी का मतलब क्या था, बट नॉट ऑपरेशन हमने पढ़ा था, डिफरेंस ऑपरेशन। अगर टी बट नॉट सी निकालना है, इसका मतलब ये होता है एलिमेंट्स ऑफ टी विच आर नॉट इन सी। एलिमेंट्स ऑफ टी विच आर नॉट सी, मतलब कि टी के वो एलिमेंट्स जो सी में नहीं है, टी के वो एलिमेंट्स जो सी में नहीं है। देखिए टी के तो ये भी एलिमेंट्स है, ये 10 लोग भी टेनिस खेलते हैं। अगर आपसे बोल देगा कि टेनिस खेलने वाले कितने हैं, यहां पर बोला है टेनिस ओनली, मतलब सिर्फ टेनिस खेलने वाले। लेकिन अगर बोलता टेनिस खेलने वाले कितने हैं, ओनली नहीं अगर बोलता तो 25 प्लस 10 35 हो जाते, मतलब कि 35 लोग टेनिस को खेलते हैं। लेकिन यहाँ पर बोला है सिर्फ और सिर्फ टेनिस ही खेलना चाहिए, वो पता करना है। इसका मतलब आपको सिर्फ टेनिस वाला पता करना है, तो ये हो जाएगा टी बट नॉट सी। मतलब कि आपको निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी बट नॉट सी, ये निकालना है। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी, पहले हम यहां पर लिखेंगे कि टेनिस खेलने वाले कितने हैं, टेनिस खेलने वाले कितने हैं ये हम पता करेंगे। ठीक है, टेनिस खेलने वाले अगर पता चल गया, अब टोटल टेनिस वाले में से हमें क्या करना है, जो दोनों गेम खेलते हैं उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जो दोनों गेम खेलने वाले हैं उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टेनिस बट नॉट क्रिकेट, आप यहां लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टेनिस यूनियन क्रिकेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्रिकेट। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ये भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहां से हमें क्या निकल कर आ जाएगा कि टोटल लोग जो टेनिस और क्रिकेट खेलते हैं, यहां पर टोटल लोग आ जाएंगे। और यहां पर क्या हो गया, क्रिकेट वाले को हमें रिमूव कर देना है। तो अगर क्रिकेट खेलने वाले रिमूव हो गए तो कौन से बचे, जो सिर्फ और सिर्फ टेनिस खेलते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टेनिस यूनियन क्रिकेट कितना दे रखा है, 65 लोग ऐसे थे जो कोई ना कोई गेम खेलते हैं। अब 65 लोग ऐसे हैं जो कोई ना कोई गेम खेलते हैं, मतलब टेनिस या तो क्रिकेट खेलते हैं। इसमें से हम माइनस कर देंगे नंबर ऑफ क्रिकेट। अब क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, टोटल 40 लोग थे क्रिकेट खेलने वाले, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे 40 से माइनस कर देंगे, क्योंकि टोटल क्रिकेट खेलने वाले 40 है। अब इसको माइनस कर दिया तो यहाँ पर आ गया 25, और ये 25 क्या है, जो सिर्फ और सिर्फ टेनिस खेलते हैं, जो क्रिकेट नहीं खेलते। ये आपका ये आंसर निकल कर आ गया। तो देखिए कितना आसानी से निकल कर आ रहा है। लेकिन आप लोगों को पहले क्वेश्चन समझना है,
फिर अगर प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चन समझने में तो आप लोग को वेन डायग्राम बना लेना है। वेन डायग्राम बनाएंगे तो क्वेश्चंस को समझना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। फिर आप लोग ये फॉर्मूला लगाकर वहां पर सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। दे रखा है इन अ कमिटी फिफ्टी पीपल स्पीक फ्रेंच, ट्वेंटी स्पीक स्पेनिश, and 10 speak both language. How many speak any at least? How many speak at least one of the language? देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है। अब आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझना है, उसके बाद सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए दे रखा है इन अ कमेटी, एक कमेटी है, मतलब कि एक कमेटी है, कितने लोग हैं उसके अंदर, 50 लोग हैं। 50 पीपल, एक कमेटी है, ठीक है, एक कमेटी है, ठीक है। उसमें बोला है कि 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। एक कमेटी के अंदर कुछ लोग हैं, उन लोगों में से 50 लोग ऐसे हैं जो फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है। 50 लोग ऐसे हैं जो फ्रेंच बोलते हैं। 20 स्पीक स्पेनिश, मतलब कि 20 लोग ऐसे हैं जो स्पेनिश बोलते हैं। फिर आपसे बोला है एंड 10 स्पीक बोथ लैंग्वेज, मतलब कि 10 लोग ऐसे हैं जो फ्रेंच भी बोल रहे हैं और स्पेनिश भी बोल रहे हैं, ठीक है। आपसे बोला हाउ मेनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेज, एट लीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेज, इसका मतलब समझ रहा है। एटलीस्ट कहने का मतलब हो गया कि ऐसे कितने लोग हैं जो कम से कम एक लैंग्वेज बोलते हैं। कम से कम का मतलब या तो फ्रेंच बोल रहे हैं, फ्रेंच, या तो फ्रेंच बोल रहे हैं, या तो स्पेनिश बोल रहे हैं, या तो दोनों बोल रहे हैं। दो ही तो लैंग्वेज है, फ्रेंच स्पेनिश। तो एटलीस्ट कहने का मतलब क्या हुआ, कम से कम एक लैंग्वेज तो बोलने चाहिए। ज्यादा तो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा वाले चलेंगे। तो कम से कम होने का मतलब या तो फ्रेंच बोलते हो, या तो स्पेनिश बोलते हो, या तो दोनों बोलते हो। तो इन सबको लेना है। अब इन सबको लेना है, इसका मतलब हमें क्या पता करना है, यूनियन पता करना है, हमें कंबाइन करना है ए और बी, मतलब कि आपको पता करना है नंबर ऑफ पर्सन्स इन फ्रेंच यूनियन स्पेनिश। फ्रेंच यूनियन स्पेनिश अगर आप निकालते हैं, इसका मतलब हो जाएगा या तो फ्रेंच बोलता हो, या तो स्पेनिश बोलता हो, या तो दोनों बोलता हो, वो निकल कर आ जाएगा। तो हमें यहां से करना पड़ेगा 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फ्रेंच क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फ्रेंच कितना हो जाएगा, 50। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन स्पेनिश, 20 पीपल स्पीक स्पेनिश, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो गया। स्पेनिश वाले कितने हो गए, स्पेनिश वाले हो गए 20, ठीक है। अब यहां पर बोला है 10 स्पीक बोथ लैंग्वेज, दोनों ही बात करते हैं, तो वो क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फ्रेंच इंटरसेक्शन स्पेनिश आपको कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। अब हमें पता है कि अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फ्रेंच यूनियन स्पेनिश, फ्रेंच और स्पेनिश, तो ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फ्रेंच प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन स्पेनिश माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फ्रेंच इंटरसेक्शन स्पेनिश। ये होता है निकालने का तरीका, और ये हमें पता करना है। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 50, लिख देंगे यहाँ 50 प्लस यहाँ पर 20 माइनस 10, और यहां से कितना हो गया 60। मतलब कि 60 ऐसे लोग हैं जो या तो इस फ्रेंच बोलते हैं, या तो स्पेनिश बोलते हैं, या तो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये आपका क्या है, आंसर है। जब भी ऐसा बोलेगा एटलीस्ट एनी वन ऑफ द लैंग्वेज, तो आपको क्या करना है, यूनियन निकालना है। तो 60 ऐसे लोग हैं
जो कोई ना कोई लैंग्वेज बोलते हैं, कोई एक लैंग्वेज बोलते हैं या तो दो लैंग्वेज बोलते हैं। तो 60 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। बाकी एक तरफ से समझिए तो हमारा सेट्स कंप्लीट है, क्योंकि सेट्स के अंदर ज्यादा कुछ दे नहीं रखा है। सेट्स हमने इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि अब मैं जो नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं वो है आपका रिलेशन एंड फंक्शंस। अब रिलेशन एंड फंक्शंस को समझने के लिए आपको सेट्स बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि सेट्स कहाँ से, ये रिलेशन एंड फंक्शंस कहाँ से आता है, सेट्स के अंदर से ही आता है। तो आप लोगों को इसलिए मैंने पहले सेट्स बता दिया। सेट्स के हमने बहुत थोरोली किया है, ज़्यादा क्वेश्चंस किया नहीं है, तो आप लोगों को समझ लेना है, बुक से काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि सेट्स बहुत आसान चैप्टर होता है। तो वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस कीजिए। अगर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और फिर सेट्स कंप्लीट, आज जैसे आज कंप्लीट हो गया, तो अब हम नेक्स्ट क्लास से जो हम नया चैप्टर करने वाले हैं वो है रिलेशन एंड फंक्शन। और रिलेशन एंड फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि बहुत ही आसान चैप्टर होता है, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं वहाँ पर। इसीलिए रिलेशन एंड फंक्शंस को हम क्या करेंगे, बहुत ही बेसिक तरीके से समझेंगे, एकदम समझकर बहुत अच्छे तरीके से एकदम समझते हुए चलेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है, अगर आप हर एक पॉइंट्स को समझते हुए चलते हैं तो बहुत ही आसान लगेगा आपको। तो हम नेक्स्ट क्लास में रिलेशन एंड फंक्शंस करने वाले हैं। आज के लिए बाय बाय।